नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शुरू हो गई एंजियोग्राफी व एंजियोप्लास्टी की सुविधा। जिला प्रशासन की पहल पर 2 दर्जन से अधिक पत्रकारों की गई कोरोना जांच। एक पत्रकार भी पाया गया कोरोना पॉजिटिव। कोरोना संक्रमण व उससे बचाव के लिए किए जा रहे इंतजामों को लेकर डॉक्टर मनोज इंदुलकर से रीवा दर्शन की खास चर्चा। और नहीं निकलेगा इस वर्ष मुहर्रम का जुलूस। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। रीवा के लिए खुशी की खबर यह है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी के साथ साथ एंजियोप्लास्टी की भी सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। इसी के साथ एक और बड़ी बात यह है कि एंजियोप्लास्टी के माध्यम से स्टेंट लगाकर एक गरीब का 90% ब्लॉकेज ठीक कर लिया गया है, जो रीवा के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बेहतरीन व्यवस्था बनाए जाने की दिशा में रीवा कमिश्नर राजेश कुमार जैन व मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर APS गहरवार, डॉक्टर सुधाकर द्विवेदी सहित डॉक्टर मनोज इंदुलकर के विशेष प्रयास से रीवा वासियों को एक बड़ी सौगात मिली है, जिसमें हार्ट के मरीजों को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि एंजियोग्राफी से लेकर एंजियोप्लास्टी तक की सुविधाएं यहीं उपलब्ध होने लगेंगी। इसी कड़ी में बुधवार को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर KD सिंह, डॉक्टर SK त्रिपाठी, डॉक्टर VD त्रिपाठी सहित डॉक्टर प्रदीप कुर्मी की संयुक्त टीम द्वारा एंजियोप्लास्टी से स्टेंट लगाकर 90% ब्लॉकेज को ठीक कर दिया गया है, जो रीवा समेत रीवा वासियों के लिए गौरव का विषय है। एंजियोप्लास्टी का यह सफल ऑपरेशन गुड़ निवासी महेश प्रसाद साकेत का किया गया है, जिसको 2009 में हार्ट अटैक आया था। तब से लेकर लगातार कई दिक्कतें आती रही और चिकित्सक हार्ट ब्लॉकेज का अंदेशा लगा रहे थे, लेकिन मरीज की इतनी हैसियत नहीं थी कि वह बाहर जाकर इतना महंगा इलाज करा सके। इसी बीच रीवा में शुरू हुई इस बड़ी सुविधा के बाद महेश समेत अन्य 3 लोगों की एंजियोग्राफी जांच रीवा में ही कराई गई तथा प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत इस गरीब व्यक्ति का एंजियोप्लास्टी करके 90% ब्लॉकेज ठीक कर लिया गया है। इस सफलता के लिए रीवा दर्शन चिकित्सकों का धन्यवाद ज्ञापित करता है। जिला प्रशासन की पहल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा पत्रकारों की कोरोना जांच कराए जाने बुधवार को ऋतुराज पार्क में एक शिविर आयोजित की गई। शिविर के माध्यम से 28 पत्रकारों की जांच की गई, जिसमें 27 पत्रकारों की जांच रिपोर्ट निगेटिव पाई गई है। वहीं एक पत्रकार की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसे कोविड सेंटर में रखा गया है। पत्रकारों की चल रही कोरोना जांच के दौरान मौके पर रीवा कमिश्नर भी पहुंचे, जिन्होंने पत्रकारों के स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि पत्रकार बंधु भी लगातार फील्ड में कार्य करते हैं, इस दौरान हर तरह के लोगों के संपर्क में आते हैं। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना टेस्ट कराया गया है, जो रैपिड एंटीजन पद्धति से जांच की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट 20 से 25 मिनट में आ जाती है। इस दौरान कमिश्नर श्री जैन ने पत्रकारों से स्वास्थ्य की बेहतरी को लेकर कामना भी की। आज जो पत्रकार बंधु हमारे फील्ड में काम करते हैं, पत्रकार हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी पत्रकार बंधु फील्ड में काम करते हैं और विभिन्न तरह के लोगों से उनका मिलना जुलना रहता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने पत्रकारों के लिए कोरोना टेस्ट का एक कार्यक्रम रखा था और मुझे खुशी है कि बड़ी संख्या में पत्रकार साथी आकर हमारा कोरोना का टेस्ट करवा रहे हैं और ये रैपिड एंटीजन पद्धति से टेस्ट किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट लगभग 20 से 25 मिनट में आ जाती है और मुझे उम्मीद है कि सभी पत्रकार भाइयों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आएगा। हालांकि इस जांच को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि रैपिड का पहला प्रयोग पत्रकारों पर ही किया गया है। इस संबंध में CMHO डॉक्टर RS पांडे से बात की गई, तो सुनिए उन्होंने क्या बताया। इसके साथ ही आपको बता दें कि पत्रकार के साथ साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय का एक कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अभी तक हमने यहाँ पे 24 लोगों का 24 लोगों का टेस्ट किया हुआ है और उस 24 में एक व्यक्ति हमारे पॉजिटिव आए हैं पत्रकार बंधु। हालांकि उनको कोई ज़्यादा सिम्टम कुछ भी नहीं था, सामान्य जांच थी और उसमें घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव आने का मतलब है कि माइल्ड इन्फेक्शन है और ये 10 दिन हम आइसोलेट रह के इनको रखा जाएगा और इसके बाद धीरे अपने आप धीरे ठीक हो जाएंगे। कोई समस्या इसमें से नहीं। हम रैपिड एंटीजन किट आता है, एंटीजन किट आता है जिसमें कि 15 से 30 मिनट में रिपोर्ट पता चल जाती है और उसी एंटीजन किट से ही हमने किया, इसकी जांच करी है।
नहीं, हमारे पास किट तो आए हैं, अभी भोपाल से हमारे पास 2500 किट आए हुए हैं, लेकिन हमको एक दिन में 250 से ज़्यादा करने का टारगेट नहीं दिया गया है। टारगेट ही नहीं है, हमको 10 दिन में करना है। उसमें हमारे जिला भी है, अर्बन के अलावा जिला भी है, तो हमने जिले के लिए बांट दिया है, वहाँ भी बांट दिया है। लगभग हम 180 किट जिले के लिए प्रतिदिन के लिए भेजा हुआ है, प्रतिदिन। नहीं, ये नहीं 20 से 25 नहीं, हमारे पास प्रतिदिन लगभग 300 से 400 रिपोर्ट आती है, आपको पता नहीं चलती। हम केवल पॉजिटिव, आप गिनते हो कि 15, 20, 25, वो पॉजिटिव केसेस की रिपोर्ट है। टोटल रिपोर्ट यदि हम 500 करते हैं तो हमको 15, 20 पॉजिटिव मिल सकते हैं। तो वो जो पॉजिटिव अखबारों में जाती है, निगेटिव अखबारों में नहीं जाती है, तो रिपोर्ट पूरी आती है हमारे पास। किस पद्धति से? अभी रीवा में हमको 5 दिन पहले किट मिले हैं, बीच में छुट्टी पड़ गई, 15 अगस्त आ गया, संडे आ गया, तो इसको हमने आज से हम अपने अस्पताल से बाहर लाके आपने शुरू किया है। हमने इसको 100% ऑथेंटिक है। रिपोर्ट्स में यदि पॉजिटिव है, चूँकि उसमें पॉजिटिव टेक्नोलॉजी है, तो जो पॉजिटिव दिखता है वो पॉजिटिव रहता है। इसके बाद यदि निगेटिव दिखता है तो निगेटिव में भी 2 तरह का होता है, उसको सिम्टम थे या नहीं। यदि सिम्टम नहीं थे और निगेटिव आया है तो 100% निगेटिव है, और सिम्टम थे और निगेटिव आ गया तो फिर उसका हम RT-PCR से सैंपल लेकर मेडिकल कॉलेज भेजते। चूँकि ये डबल उसमें डायरेक्ट पॉजिटिव आया है, सिम्टोमेटिक निगेटिव का कोई प्रकरण नहीं था, इसलिए हमारी 24 में से 23 निगेटिव और 1 पॉजिटिव ये हम डिक्लेयर करते हैं। यहाँ संख्या 2 निगेटिव, टोटल निगेटिव और टोटल पॉजिटिव में कोई संख्या नहीं करते, लेकिन सिम्टोमेटिक है, किसी को सर्दी, खांसी, बुखार, सांस फूलना हो और फिर यदि उसकी निगेटिव आ जाए तब उसको कंफर्मेशन के लिए मेडिकल कॉलेज का दूसरी पद्धति RT-PCR है, रैपिड PCR टेस्ट मेथड से मेडिकल कॉलेज का सैंपल भेजा जाता है। मतलब नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने कहा इसमें 3 तरह के रिजल्ट होते हैं। पॉजिटिव आ गया 100% पॉजिटिव, उसमें कोई डाउट नहीं। अब यदि निगेटिव आ गया तो निगेटिव की 2 कैटेगरी है, एक है लक्षण सहित निगेटिव और एक है लक्षण रहित निगेटिव। यदि लक्षण रहित निगेटिव वो भी 100% सही है। अब आता है लक्षण सहित निगेटिव। लक्षण सहित निगेटिव के कंफर्मेशन के लिए हम इसको VRDL लैब है जो मेडिकल कॉलेज की रीवा की, वहाँ इसका सैंपल RT-PCR मेथड से सैंपल लेके वहाँ भेजते हैं, फिर वो जो रिजल्ट बताता है वो हमारे लिए फाइनल है। कोरोना संक्रमण व उससे बचाव समेत इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को लेकर मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष व कोविड कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनोज इंदुलकर से रीवा दर्शन ने खास बात की और कोरोना संक्रमण के लिए अब तक में किए गए प्रयासों को लेकर चर्चा की गई। तो उन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। वैक्सीन को लेकर लगातार प्रयास जारी है शासन प्रशासन स्तर पर, अभी तक उसके अलावा क्या प्रयोग में लाया जा रहा है, क्या व्यवस्थाएं बनाई जा रही है जो कोरोना मरीज आ रहे हैं? अभी वर्तमान में जो हम लोग शुरू में जब ये कोरोना के केसेस आए चाइना में, तब केवल कुछ ही दवाइयाँ जैसे एक एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन और एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इसका इस्तेमाल शुरू से किया जा रहा है, जो वर्तमान में भी किया जा रहा है। और ये जो कोविड-19 एक वायरस है, तो वायरस के लिए एंटीवायरल ड्रग का प्रयोग स्टार्ट किया है। पूर्व में जैसे स्वाइन फ्लू आया था उस समय भी ओसेल्टामिर एंटीवायरल ड्रग दी गई थी, उसके अच्छे रिजल्ट आए थे। इसके अलावा उन्होंने खास बात यह बताई कि कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों के लिए एक मेडिसिन दी जा रही है जो अमेरिका से आई है और भारत सरकार भी इसे अप्रूव्ड किया है, जिसके अच्छे परिणाम भी देखने में आ रहे हैं। अब ये एकदम से बीमारी आई है, इसके कोई लंबे कोई दवाइयों के ट्रायल हुए नहीं है। तो एक ड्रग जो है रेमडेसिविर, ये काफ़ी महंगी ड्रग है और अमेरिका की ड्रग है, हमारे यहाँ भी कुछ कंपनियाँ बना रही है। तो ये दवाई जब बहुत पेशेंट सीरियस हो जाता है, सीवियर हो जाता है, मॉडरेट टू सीवियर के कैटेगरी में आता है, जिसमें श्वसन गति करीबन 30 से ऊपर पहुँच जाती है, दोनों लंग्स में निमोनिया रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये ड्रग हम लोगों ने भी यूज़ की है, महंगी ज़रूर है, लेकिन हमको अच्छे इसके परिणाम मिले हैं। एक्सपेरिमेंटल ड्रग है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव किया है। तो अभी हमारे यहाँ पर वर्तमान में जैसे अभी 46 पेशेंट आज की तारीख में पॉजिटिव है, इसमें कुछ लोगों को ये दवाई दे रहे हैं। हमारे 2 डॉक्टर थे, उनको भी दिया, वो दोनों डॉक्टर अच्छे हो गए हैं। और इसके अलावा हम लोग पूरे आगे भी जो भी गवर्नमेंट की जो अप्रूव ड्रग आएगी, जो भी आएगा, उसमें कोशिश करेंगे। कुछ जगह पे प्लाज्मा थेरेपी भी स्टार्ट की गई है, हम लोग भी इस कोशिश में हैं कि हमारे यहाँ FRSS की मशीन आ जाए, उस मशीन से हम प्लाज्मा निकाल कर और प्लाज्मा थेरेपी रीवा में भी हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे। हम लोग इसमें प्रयत्नशील है,
इसके अलावा कुछ और ड्रग्स जो है, सबसे इम्पोर्टेंट एक टोसिलिजुमैब है वो, लेकिन वो ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज़ जिनके उसमें बन गई है उसमें इतना इसका प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो और या कई बार जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियसनेस, जो ज़्यादा सीरियसनेस आती है 8वें दिन से लेकर 12वें दिन रहती है, उस दौरान कुछ वो निकलते हैं, पदार्थ निकलते हैं, उसके अगेंस्ट में हम कुछ दवाइयाँ दी जाती है, जैसे कि स्टेरॉइड है। तो वो जो शरीर के अंदर और लंग्स के अंदर जो सूजन पैदा हो जाती है, जैसे इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है, उसको कम करने के लिए स्टेरॉइड का भी हम लोग शुरू से प्रयोग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो लंग्स के अंदर छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती, छोटी छोटी नलियाँ होती है कि वो बंद हो जाती है, तो उसके लिए हम लोग एक हिपेरिन नामक की दवाई होती है कि वो भी हम लोग सब पेशेंटों में यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो छोटी छोटी नलियाँ हैं जो थ्रोम्बस हो जाती, बंद हो जाती, जिसकी वजह से डेथ भी होने की संभावना रहती है, तो वो हम लोग हिपेरिन का इंजेक्शन भी अभी वर्तमान में ले रहे हैं। सर अभी प्रेजेंट टाइम में हॉस्पिटल में कितने पेशेंट एडमिट? हमारे यहाँ 46 पॉजिटिव है और 30 सस्पेक्टेड है। 30 जैसे जिनको निमोनिया हो तो हम लोगों में सस्पेक्ट करते हैं, और प्रतिदिन इन सस्पेक्ट में से 2 कभी 3 इस तरह के वहाँ से फिर हम लोग पॉजिटिव में शिफ्ट कर देते हैं। सर अभी हाल ही में एक वाक़या यहाँ पर हुआ कि कलेक्टर और कमिश्नर और तमाम मेडिकल के जितने तमाम वरिष्ठ अधिकारी और चिकित्सक सब जाके स्वयं निरीक्षण करने पहुँचे थे। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या किया जा रहा है? हमारे यहाँ पर परसों के दिन हमारे कमिश्नर महोदय, हमारे कलेक्टर महोदय, उनका भी यहाँ पर पीपी किट के द्वारा एक एक जगह को देखा गया कि किस तरह की क्या व्यवस्था होगी। तो हमारे यहाँ पर जो है 3 ICU है, हमारे टोटल ICU मिलाते, तो उसमें 40 पलंग हमने ICU के, जिसमें कि ऑक्सीजन भी है, और हमारे पास मरीजों के लिए 21 वेंटिलेटर है, इन्फ्यूजन पम्प है, मॉनिटर लगे हुए हैं। तकरीबन 40 बेड का हमारा ICU है। और आप जानते हैं 3री और 4थी मंजिल पे जो वार्ड्स हैं, आइसोलेशन वार्ड्स है, वो करीबन SDU है, जिसमें हमारे यहाँ 62 पलंग ऐसे हैं जिसमें सेंट्रल ऑक्सीजन जुड़ी है। और भविष्य में हम लोग जो है करीबन 400 पलंग पर सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई करने में 31 अगस्त तक सक्षम हो जाएंगे। तो आगे बीमारी अगर तेज़ी से बढ़ती है तो फिर हम लोग जो है 400 पेशेंट पर भी सेंट्रल ऑक्सीजन दे सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का बड़ा रोल रहता है। दूसरी बात जो उन्होंने बताई वो यह है कि यहाँ अधिकतर लोग लक्षण आने के बाद लेट लतीफ़ी करते हैं, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम आती हैं। अगर लक्षण आने के तत्काल बाद ही चिकित्सक से परामर्श लें तो सुगम तरीके से मरीजों के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालांकि अभी भी अस्पताल में 10 गंभीर मरीज हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। अभी हमारे यहाँ पर एक ये देखने में अक्सर आ रहा है कि पेशेंट बहुत लेट आ रहा है, 7 दिन से दिखा रहे, 3 दिन से उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, और फिर लेट आने में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन देने के बावजूद भी एक नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पर रख रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है पेशेंट की डेथ होने की संभावना बढ़ रही है। जो लोग थोड़ा जल्दी आ रहे हैं, जैसे हमारे डॉक्टर्स थे, इन लोगों को हमने इमीडिएटली जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर दिया, ऑक्सीजन दी, तो जो जल्दी आ जाते हैं, इमीडिएटली आ जाते हैं, उसका रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा है। और जिनको ऑलरेडी दोनों लंग्स ही इन्वॉल्व हो चुके निमोनिया है, तो वो जो है लेट प्रेजेंटेशन जो है काफ़ी हम लोगों के लिए दिक्कत पैदा कर रहा है। और स्पेशली जो जिन लोगों की डायबिटीज़ अनकंट्रोल है, अधिकतरों की डायबिटीज़ जो है 200 से पार ही रहती है, जब भी आते हैं तो 200, 250, 300 ऐसी शुगर रहती है। तो ये शुगर वाले पेशेंट में हम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बनस्बत हाइपरटेंशन की बीमारी, 1-2 पेशेंट थे जो खूब मोटे थे, ओबेसिटी थी, उसमें भी हम लोग उन्हें वेंटिलेटर पर रखा। तो मोटापा में भी हमने देखा कि हमारे 2 पेशेंट जो है काफ़ी मोटे थे, तो उसमें भी दिक्कत बहुत आने लगती है। बाकी डायबिटीज अगर सब लोग कंट्रोल रखेंगे तो मेरे ख्याल से अगर अपन टाइमली अगर आ जाते हैं, डायबिटीज कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, तो संभावना है कि हम हमारी यहाँ की जो मॉर्टेलिटी है अपने रीवा डिवीजन की, उसको हम कम कर सकते हैं। सर अभी सभी पेशेंटों की स्थिति कैसी है? अभी हमारे यहाँ 10 पेशेंट जो है काफ़ी सीरियस है। 10 काफ़ी ऐसे लग रहा है कि हम लोगों ने हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन सिस्टम से दिया है, जिसमें हम 50 से 60 लीटर तक ऑक्सीजन दे सकते हैं। सामान्य तो 10 से 16 लीटर ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे सेंटर ऑक्सीजन है। हमारे पास 12 ऐसे उपकरण आए हैं जिसमें हम हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन दे सकते हैं। और वर्तमान में हमारे पास 20 ऐसे और वेंटिलेटर है जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के वो यहाँ पर आ गए हैं, और इंजीनियर के हाथ से इंस्टॉल हो जाएंगे। 1 या 2 दिन के अंदर पूरे ये जो वेंटिलेटर है ये लगा दिए जाएंगे।
इन सब के अलावा जब उनसे कोविड वार्ड में कमिश्नर व कलेक्टर के निरीक्षण के बाद बनाई जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि वार्ड में पीपीई किट पहनकर कार्य करने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए एसी लगाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें काम भी शुरू हो चुका है। इसके साथ ही वार्ड में कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से मरीजों का बेहतर इलाज किया जा रहा है। के बाद और सर के अतिरिक्त व्यवस्थाएं बनाने की ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, जो जैसे अभी कमिश्नर साहब भी आए थे, कलेक्टर साहब भी अंदर गए थे, जब देखा कि काफ़ी ही गर्मी रहती है तो कल कमिश्नर साहब ने कहा कि यहाँ पे एसी लगाए, तो कल 4 एसी हमारे तो स्प्लिट एसी कल लग जाएंगे। कल सुबह 10 बजे से काम चालू होगा और 4 स्प्लिट एसी जो हमारे आईसीयू है इसमें लग जाएंगे, क्योंकि जब से कोविड स्टार्ट किया सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम बंद करना पड़ा था ना, तो कुछ आईसीयू ऐसे थे जिसके अंदर नहीं लग पाया था। तो कमिश्नर साहब अभी तो परसों आए हैं, उन्होंने स्वयं देखा है, तो उन्होंने अभी एसी लगाने के लिए परमिट कर दिया है, तो कल हो सकता है या परसों तक के लग जाएंगे। नहीं निकलेगा इस वर्ष मुहर्रम का जुलूस। हजरत इमाम हुसैन की शहादत में मुहर्रम का पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर देश दुनिया भर में मुस्लिम भाई जुलूस भी निकालते हैं, किंतु इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते शासन प्रशासन द्वारा धार्मिक आयोजनों के साथ साथ जुलूस पर रोक लगा दी गई है। इसलिए लोगों से भी अपील है कि घरों में ही रहकर त्यौहार मनाएं, चाहे वह गणेश उत्सव हो या फिर मुहर्रम। इस बात को लेकर शहर कांजी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शहीदाने करबला और इमाम हुसैन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ तिलावत और नमाज है, जिसे घर पर ही रहकर करना चाहिए। कि हम सबको मालूम है कि हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में कह लें, कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे शहर में और ज़िले में भी बहुत तेज़ी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है और इसी संदर्भ में और इसी कोरोना के दरमियान इस्लामी नया साल मुहर्रम का भी आगाज़ होने वाला है। आने वाली 21 या 22 अगस्त से मुहर्रम शरीफ का महीना शुरू होगा। इस महीने की बहुत ही फजीलत है और अज़मत है। इस महीने में रोज़े रखने, कुरान की तिलावत करने व दीगर इबादतों का बहुत बड़ा सवाब है। और इस महीने में ही महीने की पहली तारीख को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत भी हुई। इसी महीने के 10 तारीख को सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम नवासे रसूल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लख्ते जिगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत भी हुई। और वह ऐसी शहादत थी कि जिसकी मिसाल तारीख में नज़र नहीं आती है। हर इंसान का कलेजा बहल जाता है उस शहादत को याद करके। इस मुहर्रम शरीफ के मुबारक महीने में जगह जगह जुलूस, इसाले सवाब और दीगर तकरीबात की महफिलें सजाई जाती थी, लेकिन कोरोना के चलते ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं हैं। शासन प्रशासन की गाइडलाइन भी जारी की गई है कि इस महामारी के दरमियान किसी भी तरह का जुलूस या दीगर तकरीबात खुली जगहों पर न किए जाएं। लिहाजा मैं सभी भाइयों से गुजारिश करता हूं कि तमाम तकरीबात को घरों में अदा करें। इसाले सवाब, फातिहा, लंगर व दीगर प्रोग्राम को अपने अपने घरों में मुनाकिद करें। रोज़े रखें, नमाज़ों की पाबंदी करें, इसाले सवाब करें और जो पैसे, जो चीज़ें इस मुबारक महीने में दीगर तकरीबों में खर्च किए जाते थे, वो सारे पैसे और सारी चीज़ें रखें, नफिल नमाजें पढ़ें और दीगर तकरीबात को अपने अपने घरों में मनाएं। ऐसा कोई काम हरगिज़ ना करें जिससे प्रशासन को परेशानी हो या किसी भी धर्म के, किसी भी समाज के, किसी भी तरह के लोगों को कोई परेशानी हो। ऐसा हरगिज़ कोई काम न करें। इसके अलावा छोटी दरगाह कमेटी अध्यक्ष अनास अब्बासी ने कहा कि विगत वर्षों में मुहर्रम त्यौहार को व्यवस्थित तरीके से मनाने के लिए कमेटी का गठन किया जाता रहा है, जो इस वर्ष नहीं किया जा रहा। शासन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका ये है कि आप लोग जुलूस ना निकालें, किसी तरह का भीड़ इकट्ठी न करें और जो मुहर्रम का त्यौहार है वो अपने घरों पर रहकर मनाएं। फातिया का इंतज़ाम और लंगर अपने घरों पे ही करें। हर बार जो इंतज़ाम होता था ताज़िया का, तो
पहले इसका जुलूस कमेटी का संचालन कमेटी तय होती थी। इस बार छोटी दरगाह कमेटी में ऐसी कोई जुलूस की कमेटी का आयोजन नहीं किया गया और ना कोई ऐसा चुनाव हुआ कि इसमें जिलाध्यक्ष मुहर्रम कमेटी का नियुक्त। इसलिए सभी मुस्लिम समाज से अपील है कि जो जुलूस है वो ना निकालें और फातिया लंगर अपने घर पे करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन बनी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए त्यौहार को मनाएं। कोरोना महामारी के चलते हुए चूँकि छोटी दरगाह में मुहर्रम कमेटी की मीटिंग हर साल की जाती थी और इस बार कोरोना महामारी बहुत तेज रीवा में भी फैल रही है, उसके चलते मीटिंग यहाँ पे जो होती थी वो नहीं होती और मुहर्रम कमेटी का संचालन वक्फ इंतजामिया कमेटी छोटी दरगाह ही करेगी और जो भी अपने मुहर्रम को त्यौहार को मनाना है वो अपने घरों पर रहकर फातिया लंगर करें और पब्लिक प्लेस पर भीड़ इकट्ठा न करें, न किसी तरह का जुलूस निकालें। मुहर्रम कमेटी का देख रेख वक्फ इंतजामिया छोटी दरगाह ही देखेगी। किसी तरह की कोई समस्या होने पर इंतजामिया कमेटी से संपर्क कर सकते हैं। आखिर कब सुधरेगी संजय गांधी हॉस्पिटल की व्यवस्था, यह एक अहम सवाल है। जी हाँ, जिस व्यक्ति ने चित्रकूट से यह सोचकर अपना मरीज लेकर रीवा पहुंचा कि रीवा में श्याम शाह मेडिकल कॉलेज एक बड़ा हॉस्पिटल है, इसलिए यहाँ बेहतर इलाज होगा, लेकिन इसे क्या मालूम कि अस्पताल में पहुँचते इसे क्या पता कि इस व्यक्ति के अरमान में पानी फिर जाएंगे। कुछ इसी तरह का वाकया सामने आया, जहाँ बड़ी अस्पताल की सोच लेकर चित्रकूट से रीवा मरीज लेकर पहुँचे व्यक्ति ने 18 अगस्त की रात तकरीबन 8:42 में अस्पताल के काउंटर से पर्ची कटवाकर जैसे ही वार्ड में पहुंचा तो वहां मौजूद चिकित्सकों ने मरीज को सीधे जिला चिकित्सालय जाने को कह दिया, जिसके बाद 25 वर्षीय महिला मरीज को लेकर उसके परिजन पुनः बिना इलाज कराए वापस लौट गए। ऐसी स्थिति में रीवा मेडिकल कॉलेज होने के नाम पर दूर दराज से आने वाले मरीजों को किस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, इस घटनाक्रम से आपको अंदाजा लग गया होगा। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार संजय गांधी हॉस्पिटल के चिकित्सकों में मानवीयता कब जागेगी, कब यहाँ के चिकित्सक अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन करेंगे। यह सवाल बार बार सामने आता है। अस्पताल से बिना इलाज कराए ही वापस लौट रहे मरीज के परिजन से जब बात की गई तो इसने बताया कि रूपा देवी का इलाज जानकी कुंड चिकित्सालय में चल रहा था, जहां चिकित्सकों ने सलाह दी कि महिला को जो समस्या हो रही है उसके लिए उसे रीवा मेडिकल कॉलेज में दिखाया जाए। उसके बाद बीमार महिला को प्राइवेट वाहन करके रीवा लाया गया, जहां चिकित्सकों की इस तरह की अमानवीयता देखने को मिली। बिना इलाज कराए ही मरीज महिला को लेकर वापस लौट गया। चित्रकूट से आए हुए हैं जानकी कुंड से, यहाँ इनका पेशेंट है, लेकिन उसका डिलीवरी केस था, लेकिन डिलीवरी हो गई है, लेकिन यहाँ इसको थोड़ा वीकनेस है तो यहाँ देख नहीं रहे हैं। बोल नहीं, कमजोरी के लिए बताए थे तो वहाँ से बोले कि वहाँ पर आप जाइए, मतलब वो हॉस्पिटल कुछ अच्छी है तो वहाँ जल्दी इलाज हो जाएगा। नहीं तो आप लिख के नहीं दिए थे, थाने लाए तो क्या डॉक्टर बोल रहे हैं यहाँ से बिछिया ले जाइए, यहाँ आपका इलाज नहीं हो पाएगा। हमने बोला है तो बोल रहे हैं आपका यहाँ अगर सेकंड बच्चा है तो आप बिछिया ले जाइए, यहाँ आपका इलाज नहीं हो पाएगा। मतलब अभी 1-2 घंटे हो गए करीब। हम बुद्ध विलास है चित्रकूट। हमको ऐसा लगा है कि मतलब अच्छा है कि ये हॉस्पिटल अच्छी है तो हम वहाँ पर जाएं तो हमारी सुनवाई जल्दी हो जाएगी, हमारा मरीज पेशेंट सही हो जाएगा। आप यही पर्सनल की उसमें बोलेरो बुक करके लेके आए हुए हैं, वहाँ के लिए बोल रहे हैं तो वहाँ जाना पड़ेगा। अब क्या करें, यहाँ तो मरीज को दिखाए, वहाँ पे जो मतलब डिलीवरी वाले देखते हैं केस ना, उनको दिखाए तो बोल रहे हैं आपको कुछ नहीं होगा, वहाँ ले जाइए बिछिया। शहर में बाइक चोरों का नहीं थम रहा आतंक। मंगलवार को बाइक चोरी करते जॉन टावर के समीप एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ा था। उसके बाद दूसरे दिन यानी कि बुधवार की शाम न्यायालय परिसर में बने अधिवक्ता चेंबर से बाइक चोरी करने फिर एक बाइक चोर को वहां से पकड़ा गया है। पकड़े गए बाइक चोर की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची सिविल लाइन थाने की पुलिस ने बाइक चोर को हिरासत में ले लिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार शहर में आए दिन होने वाली बाइक चोरी कब बंद होगी और कब
पुलिस इस दिशा में सख्त कार्यवाही करेगी। सरकार की कर्मचारी विरोधियों के खिलाफ कर्मचारियों में नाराजगी, बनाई जा रही आंदोलन की रणनीति। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की इसी संबंध में एक विशेष बैठक मोर्चा के प्रांतीय उपाध्यक्ष हर्षलाल शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित की गई। यह बैठक मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस कार्यालय में संपन्न हुई। आयोजित बैठक के दौरान सरकार की वर्तमान में कर्मचारियों के प्रति बेरुखी को लेकर नाराजगी जताते हुए आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेंद्र तिवारी, जिलाध्यक्ष आवाद खान, शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष कौशलेंद्र मणि त्रिपाठी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इन सब के अलावा अपाक्स जिलाध्यक्ष RN पटेल समेत कई संगठन के लोग मौजूद रहे। राजेंद्र तिवारी, अध्यक्ष अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला रीवा। आपके माध्यम से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो प्रदेश के मुखिया हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा कर्मचारी वर्ग को इतना कमज़ोर न समझें, उसको इतना असहाय न समझें। सारी विपत्ति कर्मचारी ही झेले क्या? यहाँ पर इतने उद्योगपति हैं, इतने साहूकार हैं, इतने सेठ हैं, इतने बड़े बड़े उद्योग धंधे वाले, उनको ये कर लगाएं, उनसे पैसा लें। हम लोगों ने वेतन कटौती की भी, हमारा इंक्रीमेंट बंद कर दिया, उन्होंने महंगाई भत्ता बंद कर दिया, हमारा जो एरियर का भुगतान था वो बंद कर दिया। 20 साल से 50 साल में निकालने की योजना बन रही है। माननीय विधायकगण जितने भारतीय जनता पार्टी हैं, उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया कि जिन कर्मचारियों के 2001 के पहले